जिस खाने की वजह से तड़प तड़प कर मेरी दादी ने अपनी जान गंवा दी। मुझे ऐसा खाना नहीं खाना बाबा, जो आखिरी वक्त में मेरी दादी को नसीब तक ना हुआ। जवाद, जो कि एक 30 साल का आदमी था, अपने घर के सहन में बैठा मिट्टी के प्याले और बर्तन बना रहा था। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, मिट्टी से इतने खूबसूरत बर्तन, खिलौने, मटके बनाता हूँ। पता नहीं कब तक हम इस गरीबी के दलदल में दबकर जीते रहेंगे। तभी अंदर से जवाद की बीवी मरियम बाहर आती है। अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ऊपर से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप किसी भी तरह राशन का इंतजाम कर देना, क्योंकि माँ को पेट भर कर खाना खाना बहुत जरूरी है। हाँ मरियम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस किसी तरह मेरे कुछ मिट्टी के प्याले बिक जाएं, ताकि मैं घर के लिए राशन ला सकूं, मगर मेरी कमाई हो ही नहीं पा रही है। इस गरीबी में मुझे अम्मा को ऐसे तड़पते देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। या अल्लाह, अम्मा को इस बीमारी की इतनी तकलीफ है और हम इनको अच्छा खाना भी नहीं दे पा रहे। जवाद और मरियम दोनों घर के अंदर आते हैं तो अंदर चटाई पर जवाद की 70 साला माँ हाजरा जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। हाजरा को एक खतरनाक बीमारी थी और जवाद की 5 साल की छोटी बेटी सारा अपनी दादी के पास उदास बैठी थी। माँ, क्या हुआ? बेटा, तू मेरा गला दबाकर मेरी जान ले ले। ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बेटा। ये सुनकर जवाद और बाकी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं कहते अम्मा, देखना आपकी तकलीफ बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, ऊपर से इस बीमारी की तकलीफ ने मुझे अंदर ही अंदर ये खाए जा रही है। मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं मैं? हाजरा को इस भयानक बीमारी की वजह से रोज पेट भरकर खाना खाना बहुत जरूरी था, पर जवाद के घर वालों की गरीबी इतनी ज्यादा भयानक थी कि घर में बर्तन तो थे मगर इनमें अनाज न था। तैयबा कह रही थी कि अम्मा को हमें एक दिन भी भूखा नहीं रखना चाहिए और ये तो 2 दिन से भूखी है। अब किसी भी तरह अम्मा के लिए थोड़ा सा खाना ले आइए ना। दादी, आप रोइए मत, मैं आपके लिए खाना लाऊंगी और फिर देखना आपकी ये तकलीफ जल्दी दूर हो जाएगी। दादी। सारा बाहर चली जाती है। मरियम, घर में थोड़ा तो राशन होगा ना? नहीं, 2 दिन पहले ही सारा राशन खत्म हो गया। तभी जवाद बाहर गांव में जाता है और उसकी बेटी सारा राह चलते लोगों से भीख मांगने लग गई थी। मेरी मदद करो चचा, मेरी दादी बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए खाना लाना है, मेरी मदद करो चचा। कोई भी सारा को एक भी पैसा नहीं दे रहा था। ये देखकर जवाद की आंखें नम हो जाती हैं। कैसा बाप हूँ मैं, मेरे होते हुए भी आज मेरी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है। तभी जवाद सारा के पास आता है। बाबा, कोई हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? दादी की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही बाबा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। बेटी, रोते नहीं, तेरा बाप है ना, तेरे बाबा कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे, तू घर जा बेटी। अपने नन्हे बच्चे की जबान से ये सब सुनकर जवाद का दिल कांप उठता है। तभी सारा वहाँ से चली जाती है। क्यों हम गरीबों की जिंदगी में ये दुख पल पल आ रहे हैं? क्यों मैं अपने खानदान का सहारा नहीं बन पा रहा हूँ? तभी जवाद गांव में हर जान पहचान वाले के पास जाता है और हर एक से उधार मांगने लगता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। चौधरी साहब, मुझ गरीब की मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। चौधरी साहब, अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो मर जाएंगी। अरे बोला ना भाई, नहीं है मेरे पास पैसे, जा यहाँ से। जवाद एक एक के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मगर किसी ने भी उस गरीब की मदद ना की। तभी रोता कांपता जवाद एक दुकान के थल्ले पर उदास सा बैठ जाता है।
اے اللہ ایسا دکھ بھرا وقت میرے کسی دشمن کی بھی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جواد گھر پر آتا ہے تو گھر کے اندر سے سارا اور مریم کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ مریم اور سارا رو کیوں رہے ہیں؟ جواد دوڑتا ہوا اندر آتا ہے۔ ہاجرہ نے بیماری کے درد سے اور بھوک کی تڑپ میں اپنی جان گنوا دی تھی۔ یہ دیکھ کر جواد کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئی اماں؟ ہمارا کیا ہوگا اب؟ آپ کیوں چلی گئی اماں؟ اماں اٹھے نا اماں، میں لاؤں گا نا آپ کے لیے کھانا، میں آپ کا علاج کرواؤں گا اماں، بس ایک بار آنکھیں کھولیں، ایک بار۔ یقیناً یہ پل جواد اور اس کے خاندان کے لیے بڑا ہی درد بھرا لمحہ تھا۔ ایک غریب عورت نے اپنی بیماری کی تکلیف کے سبب اپنی جان گنوا دی۔ کچھ دنوں کے بعد جواد گھر کے آنگن میں مٹی کے پتلے کی طرح اداس بیٹھا تھا۔ تبھی مریم وہاں پر آتی ہے۔ سنیے جی، میں جانتی ہوں جو بھی ہوا بہت برا ہوا، پر اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میری ماں بیماری میں تڑپتی رہی، بھوک کے مارے روتی رہی، اور میں ان کا بیٹا ہو کر کچھ نہیں کر پایا۔ اسی کو تو زندگی کا کھیل کہتے ہیں۔ اس غریبی نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں۔ غریبی کے سبب ہم اماں کو تو کھو چکے ہیں، مگر اب ہمیں اپنے معصوم بچے کے لیے جینا ہوگا۔ اپنے آپ کو ہمت دیجیے۔ میری قسمت ہی خراب ہے مریم۔ تھوڑے وقت کے بعد جواد اپنے بنائے مٹی کے پیالے لے کر گاؤں میں آتا ہے اور گلی گلی میں گھومنے لگتا ہے۔ مٹی کے پیالے اور برتن والا، برتن لے لو، مٹی کے شاندار پیالے لے لو۔ جواد اسی طرح آواز لگا کر گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگتا ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد ایک عورت جواد کے پاس آتی ہے۔ بھیا، یہ پیالہ کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا ہے بہن جی۔ اچھا، یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ جواد ایک مٹی کا پیالہ اس عورت کو دے دیتا ہے اور وہ اسے پیسے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ تو کمائی ہوئی میری، بس اب اسی طرح سے میرے کچھ پیالے اور بک جائیں تاکہ میں راشن لا سکوں۔ جواد آگے چلا جاتا ہے۔ اب اسی طرح شام تک وہ الگ الگ علاقوں میں گھومتا رہا اور اس کے پاس شام تک 4 سے 5 گاہک آ جاتے ہیں اور اسی سے مٹی کے برتن اور پیالے خرید کر لے جاتے ہیں۔ جواد ان پڑھ تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن اور پیالے بناتا تھا اور انہیں گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ پھر رات کا وقت تھا۔ مریم مٹی کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ تھوڑے وقت کے بعد سارا، آ جاؤ بیٹا، کھانا بن گیا ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ سارا گھر کے کونے میں اداس بیٹھی تھی۔ جب سے ہاجرہ کی موت ہوئی تھی، نہ وہ گھر میں کسی سے بات کرتی، نہ ہی باہر کھیلنے جاتی تھی۔ بیٹی چلو کھانا کھا لو، دیکھو بابا آج کتنی اچھی سبزی لے کر آئے ہیں۔ سارا اب بھی چپ تھی۔ تبھی جواد وہاں پر آتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ جس کھانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر میری دادی نے اپنی جان گنوا دی، مجھے ایسا کھانا نہیں کھانا بابا، جو آخری وقت میں میری دادی کو نصیب تک نہ ہوا۔ یہ سن کر جواد اور مریم دکھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہتے بیٹی، اناج کی بے عزتی نہیں کرتے۔ جب تک میری دادی واپس نہیں آ جاتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی بابا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بیٹی ایسے ضد نہیں کرتے نا، چلو آؤ کھانا کھا لو۔ نہیں بابا، مجھے دادی چاہیے، مجھے بس دادی چاہیے، مجھے دادی سے ملنا ہے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے بابا۔ اپنے بیٹی کے درد نما آنسو دیکھ کر ایک باپ کا دل کانپ اٹھا۔ دونوں مل کر سارا کو بہت سمجھاتے ہیں، مگر وہ ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی، میں کچھ ہی دن میں تمہاری دادی کو واپس لے آؤں گا، اب خوش؟ سچ میں بابا، آپ دادی کو واپس لے آئیں گے؟ ہاں ہاں بیٹی، سچ میں۔ اب اگر تم نے یہ کھانا نہیں کھایا نا تو میں تمہاری دادی کو کبھی نہیں لے کر آؤں گا۔ تبھی سارا خوشی خوشی کھانا کھا کر سو جاتی ہے۔ آپ نے سارا کو کیوں جھوٹی امید دی ہے؟
क्या करूं मरियम, अगर झूठ ना बोलता तो ये खाना ही नहीं खाती। अगले दिन जवाद फिर से अपना सामान लेकर गांव में आता है। अब शाम तक घूमने के बाद आज उसकी कमाई सिर्फ 40 रुपए ही हो पाती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा राशन लेकर अपनी बीवी और बेटी के साथ खाता है। अब इसी तरह दिन पर दिन गुजरने लगते हैं। एक शाम जवाद घर के आंगन में मिट्टी के प्याले बना रहा था, तभी गांव का जिम्मेदार अली वहां पर आ जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? और जवाद, सुना है तुम बहुत अच्छे मिट्टी के प्याले बनाते हो। मिट्टी से तुम जबरदस्त सा पुतला बना सकते हो। जी जमींदार साहब। क्या तुम मेरी बीवी का एक बड़ा सा पुतला बना सकते हो मिट्टी का? क्या मिट्टी का पुतला? हाँ, अपनी बीवी को मैं एक अच्छा सा तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या दूं। फिर बाद में मुझे याद आया कि हमारी रियासत के बादशाह ने एक दिन अपनी मलिका को एक मिट्टी का पुतला दिया था जो मलिका की तरह दिखता था। मैं भी वैसा ही अपनी बीवी को देना चाहता हूँ। ठीक है जमींदार साहब, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। आप मुझे अपनी बीवी की तस्वीर दे दीजिए। जवाद, अगर तुमने ये पुतला बना दिया ना तो मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर जवाद काफी खुश होने लगता है। तभी जिम्मेदार जवाद को अपनी बीवी की तस्वीर देकर वहाँ से चला जाता है। ऐ मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझ गरीब को इतना बड़ा काम दिलवा दिया। इतने पैसों में तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तभी वहाँ जवाद की बेटी आती है और रोज की तरह अपने बाप से एक ही सवाल करती है। बाबा, मेरी दादी कब आएंगी? बेटी, कुछ दिन और रुक जाओ, मैं ले आऊंगा तुम्हारी दादी को। बाबा, आप रोज यही कहते हो, पर अब तक आप मेरी दादी को नहीं लेकर आए। मुझे बस मेरी दादी चाहिए बाबा। जवाद जैसे तैसे करके अपनी बेटी को समझाता है। अब मुझे मिट्टी से पुतला बनाना शुरू करना होगा। तभी जवाद जमींदार की बीवी का पुतला बनाने का काम शुरू कर देता है। जवाद बहुत अच्छे पुतले बनाता था। अब करीब 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जवाद जमींदार की बीवी का हूबहू एक मिट्टी का खूबसूरत पुतला बना देता है। जवाद के घर के सहन में जमींदार की बीवी का वो मिट्टी का पुतला खड़ा था, जिसे जवाद ने अच्छे से रंग दिया था। तभी मरियम बाहर आती है। अरे वाह, इतना जबरदस्त पुतला बनाया है आपने। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इंसान है जो हमारे सामने खड़ा है। तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता है। जवाद, मैं तुझसे अब ये पुतला नहीं खरीद सकता भाई। क्या? पर क्यों जमींदार साहब? क्योंकि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अब इसके पुतले की क्या जरूरत। जमींदार वहाँ से चला जाता है। कितनी मेहनत से मैंने ये पुतला बनाया और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरी किस्मत ही खराब है। जवाद काफी दुखी हो जाता है। 2 दिन के बाद वो घर के सहन में बैठा था। बाबा, दादी कब आएंगी? मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। नहीं आएगी तुम्हारी दादी, कभी नहीं आएगी, समझी तुम? जवाद का गुस्सा देखकर सारा घबरा जाती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में ये कह दिया। सारा रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी जवाद की नजर जमींदार की बीवी के पुतले पर पड़ती है। अगर मैं अम्मा का भी ऐसा ही पुतला बना दूं, तो सारा अम्मा का पुतला देखकर थोड़ी खुश तो रहेगी। तभी जवाद 4 दिन की सख्त मेहनत के बाद हाजरा का हूबहू जीते जागते इंसान की तरह एक खूबसूरत सा मिट्टी का पुतला बना लेता है। दादी, अरे दादी आ गई, दादी आ गई, देखो तो जरा, मेरी दादी आ गई। सारा अपनी दादी के पुतले से लिपट जाती है। दादी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे कितनी याद आ रही थी आपकी। दादी, आप कहाँ चली गई थी? दादी, कुछ तो बोलिए ना। सारा अपनी दादी के पुतले के सामने खड़ी होकर रोने लगी। ये कैसा दर्दनुमा मंजर देखने को मिल रहा है मुझे मेरे मालिक। ये तो दादी नहीं है, ये तो दादी का पुतला है। आप दादी को नहीं लेकर आए पापा, आप दादी को नहीं लेकर आए।
सारा रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। सारा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अब कैसे संभालूं मैं इसको? उधर सारा जंगल में एक दरख्त के पास आकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अल्लाह जी, आप तो बच्चों को कभी दुख नहीं देते ना, फिर आप मुझे मेरे प्यारे दादी से क्यों नहीं मिला देते? मुझे मेरी दादी से मिला दीजिए ना अल्लाह जी, प्लीज मुझे मेरी दादी से मिला दीजिए। तभी वहाँ पर एक महंगे लिबास और जेवरात पहने एक औरत आती है। उसके साथ एक मुलाजिम भी था। वो औरत जो हाजरा की शक्ल की थी, वो सारा को देख रही थी। तैमूर, ये बच्चे कौन है? पता नहीं मलिका, मैं देख कर आता हूँ। मलिका आलिया हाजरा की हमशक्ल साथ वाली रियासत की मलिका थी। रुकिए तैमूर, हम खुद देखते हैं। तभी मलिका आलिया सारा के पास आती है। मलिका को देखकर सारा उन्हें अपनी दादी हाजरा समझने लगती है। दादी, दादी आप आ गए। दादी आ गए आप कहाँ चली गई थी दादी? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? सारा मलिका आलिया से लिपट कर रोने लगती है। ये देखकर मलिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बच्चे हमें दादी क्यों बोल रहे हैं? बेटी, हम तुम्हारी दादी नहीं है, हम मलिका आलिया हैं, इस पास वाली रियासत के बादशाह बहसाद की बीवी मलिका आलिया। हम आपकी दादी नहीं है। नहीं, आप हमारी दादी हो। आप हमारी दादी हो। दादी चलिए ना घर पर, बाबा और माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। दादी चलिए ना प्लीज दादी। सारा मलिका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर घर जाने लगती है। तो मलिका आलिया को देखकर जवाद और मरियम के होश उड़ जाते हैं। वो भी मलिका आलिया को हाजरा समझने लगते हैं। अम्मा, आप ये कैसे हो सकता है आखिर? बाबा, माँ देखिए ना, दादी आ गई है। तभी मलिका आलिया अपनी हमशक्ल हाजरा के पुतले को देखने लगती है। फिर वो जवाद और मरियम को सारी बात बताती है। माफ कीजिए मलिका आलिया, हमें लगा आप मेरी अम्मा हो। मेरी अम्मा की शक्ल आपकी तरह ही है। ये पुतला किसने बनाया है? बहुत ही खूबसूरत पुतला है। ये पुतला मैंने बनाया है मलिका आलिया। मेरी बेटी अपनी दादी को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए मैंने अम्मा का पुतला बनाया। तभी जवाद मलिका को सारी बात बताता है। ओह, तभी ये बच्ची हमें दादी कह रही है। बेटी, अब हमें चलना होगा। नहीं दादी, आप कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर, प्लीज दादी आप कहीं मत जाइए ना। बेटी, हम तुमसे रोज मिलने आया करेंगे, पर अभी हमें जाना होगा। जवाद, आप एक बहुत ही अच्छे पुतला बनाने वाले हो, क्या हम ये पुतला अपने साथ ले जा सकते हैं? जी मलिका आलिया। तभी मलिका आलिया जवाद को एक छोटा सा डब्बा देती है। जब जवाद उसे खोलकर देखता है तो उसमें कई सारे सोने के सिक्के होते हैं। मलिका आलिया, ये आपकी मेहनत का फल है जवाद। आपने सच में बहुत ही लाजवाब पुतला बनाया है। तभी मलिका आलिया वो पुतला लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने महल में आकर अपने शौहर बादशाह बहसाद को सारी बात बताती है। अच्छा, तुम्हारी हमशक्ल, ये कैसे मुमकिन है? जी बहसाद, उस नन्ही बच्ची के आंसू और उसकी तड़प हमसे देखी नहीं जा रही थी। उसकी वो रोती सूरत, वो सब सोचकर भी हमें अंदर से तकलीफ हो रही है। मलिका आलिया, अगर वो बच्ची तुम्हें अपनी दादी कह रही है तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हमारी मानिए तो आप जवाद और उसके खानदान को यहाँ लेकर आइए। हम उन्हें अपने महल में पुतले बनाने का काम भी देंगे और उनकी बच्ची तुम्हारे सामने ही रहेगी। अगले दिन मलिका आलिया जवाद और उसके घर वालों को लेकर अपने महल में आ जाती है, जिसके बाद बादशाह बहसाद इन सब को अपने महल में रहने देते हैं और वहाँ जवाद खूबसूरत से पुतले बनाकर बादशाह को देता है और सारा भी मलिका आलिया के साथ काफी खुश रहने लगती है।